नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान विचारक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनका असर सदियों बाद भी कायम है, अरस्तु। जी हाँ, प्लेटो के सबसे होनहार शिष्य और सिकंदर महान के गुरु। जी हाँ, उनका दायरा तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और आज हम उनके विचारों के समंदर से एक खास मोती पर ध्यान देंगे। एक ऐसा विचार जो आज की जटिल दुनिया में शायद रास्ता दिखा सकता है। और वो है उनका स्वर्णिम संतुलन, या जिसे अंग्रेजी में गोल्डन मीन कहते हैं। हाँ, वही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसे सिर्फ समझे ही नहीं, बल्कि ये भी देखें कि ये लगभग 2500 साल पुराना सिद्धांत आज हमारे लिए, मतलब व्यक्तिगत जीवन में, समाज में, यहाँ तक कि शासन प्रशासन में कितना काम का है। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। अरस्तु इसे जीने का एक तरीका मानते थे। तो ये सिर्फ फलसफा नहीं, एक व्यावहारिक गाइड है। एक तरह से हाँ, ये हमें अति पर जाने से रोकता है और एक संतुलित सार्थक राह दिखाता है। चलिए तो फिर इसकी गहराई में उतरते हैं। अरस्तु के मन में वो कौन सा बुनियादी सवाल था जिसका जवाब ढूंढते हुए वो इस संतुलन के सिद्धांत तक पहुंचे? देखिए, अरस्तु का जो मूल प्रश्न था वो हर इंसान के लिए अहम है। एक अच्छा जीवन क्या है? एक सार्थक जीवन, इंसान का असली मकसद क्या होना चाहिए? और उनका जवाब क्या कोई बहुत आध्यात्मिक या रहस्यमयी खोज थी? नहीं, यही तो अरस्तु की खासियत है। उनका जवाब बड़ा व्यवहारिक था, जमीन से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि सार्थक जीवन का केंद्र है सद्गुण का विकास, वर्चू। सद्गुण। पर उनके लिए सद्गुण का मतलब क्या था? कोई ऊपर से मिली हुई चीज? बिल्कुल नहीं। उनके लिए सद्गुण कोई रहस्यमयी चीज नहीं थी, बल्कि दो अतिवादी व्यवहारों के बीच सही संतुलन साधने की कला थी। संतुलन साधने की कला मतलब चीजों को सही अनुपात में करना, सही तरीके से करना। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो जन्म से मिलती है, बल्कि इसे सीखना पड़ता है, आदत बनानी पड़ती है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मध्यम होने का मतलब औसत दर्जे का या साधारण होना बिल्कुल नहीं है। ये एक आम गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर ये दो अवगुण कौन से हैं और ये औसत दर्जे का क्यों नहीं है? देखिए, एक अवगुण होता है किसी चीज की कमी, मतलब डेफिशिएंसी, और दूसरा होता है उसी चीज की अति, मतलब एक्सेस। कमी और अति, ठीक है। हाँ, कोई चीज बहुत कम हो तो भी बुरी, जरूरत से ज्यादा हो तो भी बुरी। सद्गुण इन दोनों के बीच में पनपता है, न कम न ज्यादा, बल्कि स्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही, विवेकपूर्ण, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, इसलिए ये औसत नहीं है। एकदम, क्योंकि ये उस खास स्थिति में सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया है, सबसे अच्छी चॉइस है। यह साधारण नहीं, असाधारण है। ये तो काफी दिलचस्प है। सिद्धांत तो समझ आ रहा है, पर असल जिंदगी में ये कैसे दिखता है? कोई उदाहरण से बात ज्यादा साफ होगी। जरूर जरूर। अरस्तु का सबसे जाना माना उदाहरण है साहस का, करेज। हाँ, साहस। इसे तो हम सब मानते हैं एक बड़ा गुण। इसमें कमी और अति क्या होगी? सोचिए, अगर किसी में साहस की कमी हो, बिल्कुल न हो, तो उसे क्या कहेंगे? कायरता कहेंगे, जो डर के मारे कुछ कर ही ना पाए। बिल्कुल। ये हुई एक चरम सीमा, एक अवगुण। अब दूसरी तरफ चलिए, अगर किसी में साहस जरूरत से ज्यादा हो, बिना सोचे समझे किसी भी खतरे में कूद जाए, उसे शायद दुस्साहस कहेंगे, या मूर्खता, रेकलेसनेस। एकदम सही, अंधाधुंध दुस्साहस। ये दूसरी चरम सीमा, दूसरा अवगुण। कायरता भी बुरी और ये दुस्साहस भी बुरा। क्यों? क्योंकि दोनों में शायद विवेक नहीं है। हाँ, एक डर के मारे पंगु है, दूसरा बिना सोचे विनाश की ओर बढ़ रहा है। दोनों में सही फैसले की कमी है। तो फिर इन दोनों के बीच साहस का वो स्वर्णिम संतुलन क्या हुआ? साहस वो बीच का रास्ता है, जहां इंसान स्थिति को ठीक से समझता है। वो जानता है कि किससे डरना है, किससे नहीं, खतरा कितना बड़ा है और उसका सामना कैसे करना है। मतलब डर लग सकता है, पर वो डर हावी नहीं होता। बिल्कुल। साहसी व्यक्ति ना तो कायर की तरह भागता है, ना दुस्साहसी की तरह आंखें बंद करके कूदता है। वो विवेक से काम लेता है, सही कदम उठाता है, डर के बावजूद। ये बहुत अहम बात है कि साहस सिर्फ डर का न होना नहीं है। अच्छा, क्या ये कमी और अति वाला सिद्धांत दूसरे गुणों पर भी लागू होता है? अरिस्तु का तो यही मानना था, लगभग हर नैतिक सद्गुण पर। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं जो आजकल बहुत प्रासंगिक है, उदारता, जेनेरोसिटी। उदारता, ठीक है। इसमें कमी और अति क्या होंगी? कमी तो सीधी है, कंजूसी, स्टिंगीनेस, जो जरूरत पर भी और साधन होते हुए भी देने से हिचकिचाए। हाँ, ये तो स्पष्ट है। और अति? ज्यादा उदारता, वो होगी फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंस,
जो बिना सोचे समझे लुटाए, बिना सही कारण के, शायद दिखावे के लिए या अपनी हैसियत से ज्यादा, और आखिर में खुद को ही मुश्किल में डाल दे। तो कंजूसी भी ठीक नहीं और फिजूल खर्ची भी नहीं, तो फिर उदारता का वो सही संतुलन, वो गोल्डन मीन क्या है? अरस्तू कहते हैं उदारता का स्वर्णिम संतुलन है सही व्यक्ति को सही मात्रा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए देना। सही व्यक्ति, सही मात्रा, सही समय, सही उद्देश्य, इसमें तो काफी कुछ सोचना पड़ता है। बिल्कुल, इसमें विवेक है, सहानुभूति है, स्थिति की समझ है। ये सिर्फ आंख बंद करके देना नहीं, बल्कि सोच समझकर सही ढंग से देना है, जिससे देने वाले और लेने वाले दोनों का हित हो। आपने जो ये कहा सही व्यक्ति, सही मात्रा, इससे ये लगता है कि ये मध्यम बिंदु कोई फिक्स नंबर नहीं है। जैसे गणित में औसत होता है, ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो अरस्तू के सिद्धांत की खूबी है, उसकी व्यावहारिकता। उनका गोल्डन मीन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सापेक्ष है, रिलेटिव है। सापेक्ष मतलब ये बदलता रहता है? हाँ, ये निर्भर करता है व्यक्ति पर, उसकी अपनी क्षमता पर, उसकी परिस्थिति पर और उस खास सिचुएशन की जरूरत पर। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए, कैसे ये व्यक्ति और स्थिति पर निर्भर है? सोचिए, एक फौजी के लिए जो साहस का मतलब होगा, क्या वही एक लाइब्रेरियन के लिए होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके खतरे अलग हैं, जिम्मेदारियां अलग हैं। सही। इसी तरह एक बहुत अमीर आदमी के लिए उदारता का जो पैमाना होगा, वो एक आम आदमी से अलग होगा। हो सकता है किसी खास गरीब के लिए 50 रुपए देना बड़ी उदारता हो और किसी अमीर के लिए वो कंजूसी लगे। यहाँ मामला वाकई थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अगर ये मध्यम मार्ग इतना बदलता रहता है, इतना व्यक्तिगत है, तो कोई इसे ढूंढेगा कैसे? मतलब कैसे पता चलेगा कि किसी खास पल में सही संतुलन क्या है? कोई गाइडलाइन तो होगी। बहुत अच्छा सवाल है। वो अरस्तू मानते थे कि ये आसान नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2 चीजों पर बहुत जोर दिया। अच्छा, वो क्या है? पहला और शायद सबसे जरूरी है व्यवहारिक ज्ञान या विवेक, प्रैक्टिकल विजडम। ग्रीक में उन्होंने इसे फ्रोनेसिस कहा। फ्रोनेसिस, ये शब्द सुना तो है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ तजुर्बा है, एक्सपीरियंस? तजुर्बे से ज्यादा है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान या लॉजिक नहीं है। फ्रोनेसिस अनुभवों से, नैतिक शिक्षा से, दूसरों को देखकर और सबसे जरूरी तर्क यानी रीजन का इस्तेमाल करके सही फैसला लेने की काबिलियत है। अच्छा, तो ये एक तरह की समझ है जो समय के साथ विकसित होती है? हाँ, इसे आप एक परिपक्व नैतिक निर्णय लेने की क्षमता कह सकते हैं। मैच्योर मोरल जजमेंट। ये एक अंदरूनी कंपस जैसा है जो किसी मुश्किल स्थिति के सारे पहलू देखकर ये समझने में मदद करता है कि इस वक्त नैतिक रूप से सही और संतुलित कदम क्या होगा। ये सिर्फ जानना नहीं, बल्कि सही करना है। तो अनुभव और तर्क से विकसित होने वाला नैतिक बोध, ठीक है। और दूसरा साधन क्या था? दूसरा जिस पर अरस्तू ने बहुत ज्यादा बल दिया वो है आदत, हैबिट। उनका वो मशहूर कथन है ना, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई है काम नहीं बल्कि एक आदत है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. सद्गुण के मामले में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि कोई रातों रात अच्छा इंसान नहीं बनता, कोई जन्म से साहसी या ईमानदार पैदा नहीं होता। ये गुण वैसे ही विकसित होते हैं जैसे कोई खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करके अपना खेल सुधारता है, या जैसे कोई संगीतकार रियाज करके अपनी कला को बेहतर बनाता है। बिल्कुल, बार बार सद्गुणी काम करने के अभ्यास से ही सद्गुण हमारी आदत बनते हैं, हमारी प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। तो मतलब रोज छोटे छोटे सही फैसले लेकर, रोज थोड़ा संतुलित व्यवहार करके व्यक्ति धीरे धीरे वैसा बनता जाता है। हाँ, आप साहसी काम करके ही साहसी बनते हैं, उदारता दिखाकर ही उदार बनते हैं। अरस्तू के लिए नैतिकता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं थी, ये एक स्किल थी, एक कला थी जिसे रोज जीना पड़ता था, अभ्यास करना पड़ता था। और ये सिर्फ बाहरी काम नहीं, अंदर की भावना भी मायने रखती है। बिल्कुल, सही इरादे से, सही भावना से काम करना भी जरूरी है। तो ये सारी मेहनत, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना, अच्छी आदतें डालना, संतुलन साधना, इसका आखिर मकसद क्या है? ये सब क्यों करें? क्या मिलता है इससे? इस सब का जो परम लक्ष्य है अरस्तू के अनुसार वो है यूडेमोनिया। ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण ग्रीक शब्द है। यूडेमोनिया, इसका अनुवाद अक्सर खुशी या हैप्पीनेस कर दिया जाता है। क्या ये सही है? खुशी इसका हिस्सा है, पर पूरी बात नहीं। यूडेमोनिया का मतलब शायद ज्यादा करीब होगा मानव उत्कर्ष, ह्यूमन फ्लरिशिंग, या आत्मसिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन।
या एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से जिया गया हो, सार्थक हो? पूरी क्षमता के साथ जिया गया जीवन। हाँ, अरस्तु मानते थे कि असली और टिकाऊ खुशी थोड़े समय के मजे या सुख प्लेजर में नहीं मिलती। असली यूडेमोनिया तब मिलता है जब इंसान अपनी तर्क शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता है, अपनी मानवीय क्षमताओं को निखारता है, और ये सब एक सद्गुणी, विवेकपूर्ण, संतुलित जीवन जीकर ही होता है। तो यूडेमोनिया कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि सही ढंग से जीने का नतीजा है। बिल्कुल, ये जीने का एक तरीका है और यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अच्छा, अब अगर हम इस प्राचीन सोच को आज के जमाने में देखें तो ये कितनी प्रासंगिक लगती है, खासकर ऐसी भूमिकाओं में जहां संतुलन बहुत जरूरी है, जैसे प्रशासन में, लीडरशिप में। मुझे तो लगता है आज की इस भागदौड़ वाली और कई बार ध्रुवीकृत दुनिया में अरस्तु का ये संतुलन का दर्शन शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ज्यादा जरूरी कैसे? सोचिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक टीम लीडर या एक पेरेंट का रोज का काम क्या है? उन्हें लगातार अलग अलग दावों, जरूरतों, दबावों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। हाँ, ये तो है, रोज की चुनौती है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? कई हैं, जैसे एक मैनेजर को अपनी टीम के साथ व्यवहार में बहुत ज्यादा सख्ती जिससे लोग डर जाएं, और बहुत ज्यादा नरमी जिससे अनुशासन बिगड़ जाए। इन दोनों के बीच एक सही, निष्पक्ष रास्ता खोजना होता है। हाँ, ये संतुलन साधना पड़ता है। या फिर जैसे सरकार को आर्थिक विकास की जरूरत और पर्यावरण की सुरक्षा, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बिल्कुल, एक को नजरअंदाज करना दूसरी समस्या खड़ी कर देता है। और सोचिए, कानून लागू करते वक्त सिर्फ नियमों को सख्ती से पकड़ना और मानवीय पहलू को देखना, इन दोनों के बीच न्याय और करुणा का संतुलन चाहिए। निजी जीवन में भी तो ऐसा ही है। काम और आराम, अपनी जरूरतें और दूसरों की जरूरतें, बोलना और सुनना, हर जगह संतुलन। हाँ, अरस्तु का दर्शन यही सिखाता है कि एक प्रभावी जीवन, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, किसी एक किनारे पर टिककर नहीं चल सकता। इसके लिए व्यवहारिक ज्ञान, स्थिति की समझ और सही संतुलन खोजने की लगातार कोशिश जरूरी है। अच्छा नेतृत्व अतिवाद में नहीं, इसी संतुलन में है। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि गोल्डन मीन का मतलब सिर्फ बीच का रास्ता अपनाना या समझौता कर लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अरस्तु का मध्यम मार्ग कमजोरी या ढुलमुल रवैया नहीं है, ये औसत दर्जे का होना नहीं है। तो फिर क्या है? अगर ये औसत होना नहीं है तो इस दर्शन का असली निचोड़ क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अरस्तु का स्वर्णिम संतुलन असल में उत्कृष्टता का दर्शन है, एक्सीलेंस, जिसे वो एरेटे कहते थे। उत्कृष्टता? हाँ, ये दोनों चरम सीमाओं के अवगुणों से बचते हुए अपने विवेक और अभ्यास से उस स्थिति में जो सबसे बेहतर मानवीय प्रतिक्रिया हो सकती है, उसे हासिल करने का रास्ता है। ये हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ होने की कोशिश है, ना कि सिर्फ कामचलाऊ होने की। मतलब ये साहस का सबसे अच्छा रूप है, उदारता का सबसे अच्छा रूप है। बिल्कुल, ये न्याय का उत्कृष्ट रूप है। ये हर सद्गुण का शिखर है, न कि कोई बीच की औसत जगह। वाह, ये तो पूरी समझ ही बदल गई। तो अगर हम इसे समेटें तो अरस्तु का स्वर्णिम संतुलन कोई रुकी हुई जगह नहीं, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है। हाँ, एक डायनामिक प्रोसेस। विवेक, व्यवहारिक ज्ञान यानी फ्रोनेसिस और लगातार अभ्यास यानी आदत के जरिए मानवीय उत्कृष्टता यानी यूडेमोनिया तक पहुंचने का एक सक्रिय तरीका। निष्क्रियता नहीं, सक्रिय विवेक। एकदम। और शायद इसीलिए ये विचार आज भी इतना जिंदा और जरूरी लगता है। तो आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने के लिए क्या कोई अंतिम विचार छोड़ सकते हैं हम? हाँ, एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। अपने जीवन की चुनौतियों को देखें, चाहे वो निजी हों, काम से जुड़ी हों या समाज से। क्या हम अक्सर खुद को दो अतिवादी सोच या व्यवहार के बीच फंसा पाते हैं? ऐसा तो होता है। चरम सीमाओं को पहचानें और उनके बीच का वो विवेकपूर्ण मध्यम मार्ग या स्वर्णिम संतुलन सक्रिय रूप से खोजने की कोशिश करें। तो इससे हमारे फैसलों पर, हमारे रिश्तों पर और आखिर में हमारे जीवन की क्वालिटी पर क्या फर्क पड़ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। संतुलन सिर्फ ढूंढना नहीं, उससे सक्रिय रूप से बनाना। बहुत खूब। इसी विचार के साथ अरस्तु के संतुलन के दर्शन पर हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको भी सोचने के लिए कुछ नया मिला होगा। धन्यवाद।